आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। रूस यूक्रेन जंग की आग विकराल होती जा रही है। हर दिन तबाही की नई तस्वीर सामने आ जाती है। अब रूस ने विनाश का नया चैप्टर मानो खोला है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया। 800 से ज्यादा ड्रोन से एक साथ अटैक कर पहली बार यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग को निशाना बनाया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस ने कीव पर रात भर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिसमें 2 लोगों की तो मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन यूक्रेन में तब अफरा तफरी और ज्यादा मच गई जब यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत पर यह हमला हुआ। इस हमले के बाद यूक्रेन ने भी फौरन पलटवार किया। रूस की तेल सप्लाई लाइन पर अटैक किया, जिससे कि रूस को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। ऐसे में सवाल यह कि क्या पुतिन अब और ज्यादा विध्वंसक हमला करेंगे? क्या रूस यूक्रेन जंग की आग अभी और ज्यादा भड़केगी? इस पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कीव पर सबसे बड़ा हमला, पुतिन का विध्वंसक बदला। 800 ड्रोन से एयर स्ट्राइक, पुतिन जेलेंस्की में बड़ी फाइट। जेलेंस्की के ऑफिस में धुएं का गुबार। कीव पर पुतिन का सबसे बड़ा प्रहार। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला किया। 800 ड्रोन से बारूदी बरसात कर यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग को धुआं कर दिया। आधी रात ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत को तबाह कर दिया। ये पहली बार है रूस की सेना ने सीधा जेलेंस्की की मुख्य इमारत को निशाना बनाया। यूक्रेन की कैबिनेट बिल्डिंग को टारगेट कर विध्वंसक हमला किया। भारी हवाई हमले कर यूक्रेन में तबाही का नया चैप्टर खोल दिया। रूस के इस हवाई हमले को लेकर यूक्रेन की वायुसेना ने कहा, रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी। इन हमलों में एक बच्चे और एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक प्रेग्नेंट महिला समेत 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमले में यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत को नुकसान पहुंचा। हमले की शुरुआत ड्रोन से हुई और इसके बाद रूस की ओर से विनाशक मिसाइलें दागी गई, जिससे यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में अफरा तफरी मच गई। रूस के हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के आपातकालीन अधिकारी ने बताया, रूस ने कई इमारतों पर ड्रोन अटैक किए। कीव में एक 9 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग तबाह हो गई। रूस के ड्रोन अटैक से डेर्नेट्स्की इलाके में एक 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया। इसके अलावा मध्य यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर में दर्जनों धमाकों से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। ओडेसा की बात करें तो यहाँ आवासीय इलाकों और अपार्टमेंट ब्लॉक्स में आग तक लग गई। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल अटैक कर पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए। पुतिन ने बता दिया कि ट्रंप भले ही सीज़फायर का दबाव बना रहे हो, लेकिन वो थमने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। हमला तब तक करते रहेंगे जब तक जेलेंस्की घुटने ना टेक दे। हालांकि रूस के विध्वंसक हमले के बावजूद जेलेंस्की कदम पीछे नहीं हटा रहे, हर बात पर पलटवार कर रहे हैं। रूसी अटैक के जवाब में जेलेंस्की की सेना ने रूस की ऑयल पाइपलाइन को निशाना बनाया। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ग्रोवडी ने कहा, रूस के ब्रायंस्क एरिया में द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया गया है, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। द्रुजबा पाइपलाइन पर अटैक से हंगरी और स्लोवाकिया को मिलने वाली रूसी तेल की सप्लाई पर प्रभाव हुआ है। हमले दोनों ओर से हो रहे हैं, यानी साफ है कि रूस यूक्रेन जंग की ये आग और भड़केगी। जंग अब और विनाशक होगी। हालांकि इस जंग में अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं, यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं, जेलेंस्की के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर कहा, रूस लगातार युद्ध और आतंक की सोच में फंसा हुआ है। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ हैं। फ्रांस यूक्रेन और उसके लोगों के साथ खड़ा है। हम अपने साझेदारों के साथ मिलकर न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। यूरोपीय देश एक और जंग रोकने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यूक्रेन को हथियार भी मुहैया करवा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर जंग की आग कैसे बुझेगी? क्या रूस यूक्रेन जंग में अभी और तबाही होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
जंग की आग और ज्यादा भड़केगी, अभी तक तो यही लग रहा है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। राजन कोचर सर, चूंकि रूस यूक्रेन के बीच में टकराव, वार पलटवार तो काफी दिन से हो रहा है, लेकिन कैबिनेट बिल्डिंग पर हमला, कीव पर यह बड़ी चोट, इसका मतलब और मकसद क्या है? पुतिन की सोच में क्या चल रहा है? और अगर पुतिन को लग रहा है कि रात भर 800 से ज्यादा ड्रोन से और मिसाइलों से हमला किया है तो बड़ी तबाही हो जाएगी, यूक्रेन ने तो कर दिया पलटवार। देखिए रचना जी, इस लड़ाई को समझने की बहुत जरूरत है। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आती है ना कि यूक्रेन ने पलटवार कर दिया है और इस तरीके की, वो एक काउंटर नैरेटिव हमको देखने को मिलता है। वो पलटवार क्या होगा कि एक छोटा सा पोर्शन जो उनका पाइपलाइन का है वो डैमेज हो जाएगा, वो कुछ घंटों में रिपेयर हो जाएगा, बट वो न्यूज़ बहुत बड़ी बन जाती है कि हमने पलटवार किया, बिकॉज अपने लोगों को भी उनको दिखाना है कि हम ये जवाबी कार्रवाई अपना कर रहे हैं इसको रशिया के अगेंस्ट। एक चीज बहुत क्लियर है इस लड़ाई में, और मैं चाहता हूं आपके व्यूअर्स को भी इस चीज को समझना। ये लड़ाई कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए माइंड में कि आज आपका 20% यूक्रेन रशिया के कब्जे में है। दूसरा, यूक्रेन की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी 0 है। तो इसका मतलब कि अगर रशिया को कीव में स्ट्राइक करना है, आपका ओडेसा में स्ट्राइक करना है, उसके मिसाइल का स्ट्राइक, ड्रोन का स्ट्राइक, एयर का स्ट्राइक, वो यूक्रेन रोक नहीं सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं इस लड़ाई के जो हमको समझना पड़ेगा। जो यूक्रेन इस तरीके का वार रशिया के ऊपर नहीं कर सकता है। एक आधा ड्रोन या कुछ ड्रोन अगर आपके घुस भी जाएं और वो कोई इतना ज्यादा आपका ग्रेट डैमेज रशिया ऑफेंसिव को नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, पुतिन ने परसों एक स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर आपकी मैं नजर डालना चाहता हूं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुतिन ने जेलेंस्की को एक वार्निंग दी है कि इस लड़ाई को अगर रोकना है तो नेगोशिएटिंग टेबल में आप आ जाइए, और अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी बर्बादी होगी और इस तरीके से होगी कि आपके जनरेशन तक आपको याद होगा। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को एक चेतावनी अपना देखें तो जेलेंस्की को समझ लेना चाहिए कि ये, जैसे आपने भी बताया कि यूरोपियन यूनियन देश जो है वो लड़ाई को वो रोकना चाहते हैं, फिर भी वो हथियार वगैरह यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि जेलेंस्की को उकसाया जा रहा है। शुरू से ये स्ट्रेटजी रही है यूनाइटेड स्टेट्स की, बिकॉज जेलेंस्की किसके भरोसे ये लड़ाई पे उतरा है। अच्छा, वो जानता था कि इसको रशिया के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी वो लड़ाई पे उतरा था क्योंकि अमेरिका ने उसको बोला था हमारा पूरा अपना सपोर्ट होगा और इस लड़ाई को हम आपको इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। बट अमेरिका ने यूक्रेन को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं किया। आप जानते हैं कि 6 महीना पहले एक ऐसी सिचुएशन थी कि अमेरिका अपने जो भी हथियार, एमुनिशन वगैरह जो उसको सप्लाई कर रहा था यूक्रेन को, अमेरिका ने बंद कर दिए थे कुछ महीने तक। और इसको यूक्रेन एक ऐसी स्टेज पे आ गया था कि उसके पास सब कुछ कम होता जा रहा था और वो अपना काउंटर ऑफेंसिव नहीं कर पा रहा था। तो आज भी ये एक्चुअली सिचुएशन है। और मैं एक चीज साफ आपको बताना चाहता हूं जो मैंने स्टडी करी है, रशिया का जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो बहुत मजबूत है। आज अगर पुतिन इस लड़ाई को 1 साल और आगे इसको खींचना चाहता है तो वो खींच सकता है। यूक्रेन की फौजों में इसको क्या हो गया है कि उनकी फौजों में एक लो मोराल ऑलरेडी आ चुका है। और जो भी एनलिस्टिंग हो रही है, नई एनलिस्टिंग, क्योंकि लोग भी मारे जा रहे हैं इस लड़ाई में, तो आपको नई आपको रिक्रूटमेंट अपनी करनी पड़ेगी। लोग सामने नहीं आ रहे और जो उनके जो बॉर्डर्स हैं रोमानिया और पोलैंड से, वहां से यंग लोग कोशिश कर रहे हैं भागने के लिए और अपने दूसरे इसको रेफ्यूजी कैंप्स में जाने के लिए, और उनको अरेस्ट किया जा रहा है बॉर्डर पे और उनको वापस लाया जा रहा है। तो अगर हम इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें तो आई थिंक जेलेंस्की को एक राइटिंग ऑन द वॉल उसको दिखाई देनी चाहिए
लेकिन ये परेशानी लड़ाई वाली बात जीत यह है नहीं कि सकते। जेलेंस्की ये समझ ही तो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, कोचर सर ने जैसे कहा, यूके देवनाथ सर, कि अगर यूक्रेन के 20% एरिया पर रूस का कब्जा है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब तो सरकारी बिल्डिंग भी अब निशाने पर आ गई है। कीव कैबिनेट बिल्डिंग जो ये बड़ा अभी वार हुआ है, इसका खतरा ये जेलेंस्की के लिए भी है, ये यूक्रेन के लिए भी है। और दूसरी बात ये, अगर पुतिन ने अभी वार्न किया ही था कि बातचीत के टेबल पर आइए वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके जस्ट बाद में ये बड़ी एयर स्ट्राइक है, इसका मतलब क्या है? रचना जी, राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता दिया था और जेलेंस्की ने उस न्योता को ठुकरा दिया। तो अब राष्ट्रपति पुतिन के सामने क्या विकल्प बचते हैं? एक तो है कि खुद एक कदम पीछे ले लें, हाँ। दूसरा है कि 2 कदम आगे बढ़कर जेलेंस्की को ये दिखाएं कि वह ये युद्ध जीत नहीं सकता और रूस ये युद्ध हार नहीं सकता। जैसा कि जनरल कुचर ने बताया, रूस की इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और मिलिट्री सिस्टम बहुत ही ज्यादा मजबूत है। हाँ, ये अलग बात है कि यूक्रेन के युद्ध में अभी तक रूस ने अपनी असली मिलिट्री पावर को झोंका नहीं है। रूस के तरफ अगर आप देखें तो उनकी जितना आर्टिलरी है, उनकी तोपें जितनी हैं, उनमें से अभी तक महज कोई 20% या 25% आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि रूस ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी है, यानी कि अभी सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है, सिर्फ युद्ध को खींचा जा रहा है? अगर पूरी ताकत लगाने पे आए तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होंगे। डेफिनेटली रत्ना जी, देखिए 3-3.5 साल के युद्ध में पुतिन ने ज्यादा हमले कीव पर नहीं किए। इसका बहुत बड़ा रीजन था कि उन्होंने वहां प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर अटैक नहीं किए, पार्लियामेंट में भी अभी तक अटैक नहीं किए थे, क्योंकि पुतिन जानते थे कि एक दिन जब यूक्रेन इस युद्ध में सीजफायर एक्सेप्ट कर लेगा, फिर से जब वहां पे सरकार आएगी तो वो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा नरम सरकार होगी, इतनी ढीठ सरकार नहीं होगी और हो सकता है रशिया समर्थित सरकार हो। तो पुतिन चाहते थे कि रशिया समर्थित सरकार अगर आए तो नया जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो सब काम करें उनकी पार्लियामेंट से, उनके प्रेसिडेंशियल जो पैलेस है वहां से काम करें। इसीलिए अभी तक उनकी जो सिंबॉलिक बिल्डिंग्स थी उस पर हमला नहीं किया। हाँ। क्या कीव पर इन हमलों से जेलेंस्की की पॉलिटिकल प्रतिष्ठा पे फर्क पड़ रहा है? डेफिनेटली पड़ रहा है। वहां पर एक बहुत बड़ा धड़ा पहले भी था और अब वो ज्यादा बड़ा हो गया है। जो हर रोज जेलेंस्की को पूछते हैं, पर्दे के पीछे पूछते हैं कि इस युद्ध को लड़के यूक्रेन को क्या हासिल हुआ। जो युद्ध की शुरुआत ही ये हुई थी कि जेलेंस्की जिद कर रहे थे कि नेटो ज्वाइन करना है। 3.5 साल में जेलेंस्की को यूक्रेन को अभी तक पश्चिमी ताकतों ने, अमेरिका ने नेटो ज्वाइन नहीं कराया है। तो इससे जेलेंस्की का जो प्रतिष्ठा है वो कम हो गया है। अगर वहां फिर से इलेक्शन होगी तो शायद इस बार इलेक्शन के बाद जेलेंस्की फिर से चुन के नहीं आएंगे। वो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। यूरोप के देश ऐसे तो अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं जेलेंस्की को और यूक्रेन को सपोर्ट करने की, लेकिन ऑन टेबल ये जानना जरूरी है कि यूरोप के देश इसके लिए बहुत बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। इस युद्ध के पहले यूरोप जो है अपनी कच्चे तेल की जो जरूरत थी उसका 30% रशिया से मंगाता था, जो कि बहुत सस्ता पड़ता था। हाँ। रशियन जो ऑयल है, कच्चा तेल, उसको बोलते हैं बाकू इंडेक्स। वो अमेरिकन जो इंडेक्स है, WTI इंडेक्स, उससे करीबन $3 से $6 कम पड़ता था यूरोपियन देशों को। इसी तरह से अब यूरोप के देश जो गैस मंगा रहे हैं, इस युद्ध के पहले यूरोप के देश 150 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस रूस से लाते थे, जो कि बहुत ही सस्ते दर पर मिल जाती थी। लेकिन अब अमेरिका के दबाव में उन्हें मात्र इस साल 54 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस आयात करने दिया गया, यानी इस 1/3। और बाकी गैस कहां से आ रहा है? बाकी सारा गैस अमेरिका से शिप्स में भर भर के उनको लिक्विफाइड स्थिति में लाया जाता है यूरोप में और बेचा जाता है, जिसकी कीमत रशियन गैस के मुकाबले 6 से 8% ज्यादा है। तो यूरोप तो अमेरिका से, वेस्टर्न बास्केट से कच्चा तेल खरीदकर और अमेरिका से गैस खरीदकर
हर साल बिलियंस ऑफ बिलियंस एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है अमेरिका को। तो यूरोप के जो देश हैं उनको अंदर खाने में मालूम है हाँ। कि रूस से उनको भविष्य में दोस्ती करनी पड़ेगी। जिस हाँ। दिन युद्ध खत्म होगा उन्हें तुरंत लेकिन बड़ी वापस बात यह है कि रूस अभी से कच्चा यूरोपीय तेल और देश जो गैस है वो लेना सपोर्ट पड़ेगा। भी कर रहे हैं, हथियार भी यूक्रेन तक पहुंचा रहे हैं, और अब इसका नतीजा क्या होगा, इन फ्यूचर क्या इक्वेशंस रहेंगी, ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। लेकिन राजन कोचर सर, अगर मैं आम लोगों की भाषा में कहूँ, आम लोग जब भी कोई दो देशों में युद्ध होता है तो सवाल जहन में आता है कि मरते हैं आम लोग, और जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, जो बड़े चेहरे होते हैं, वो बड़ा सेफ रह जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर कीव में ये हमला हुआ है और इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है यूक्रेनी सरकार की, अगर ये जो मेन बिल्डिंग है अगर इस पर अटैक हुआ है, तो क्या ये जेलेंस्की के लिए भी खतरा है क्या? देखिए, बिल्कुल ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है। देखिए, कोई भी अगर फौज होती है वो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहां पे वार करती है। और अगर मैं इसको मानूं इस चीज को कि काइव एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है रशिया के लिए, और अगर वहां पे हमला होता है तो जो एक स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व होता है, जो एक ताकत होती है आपकी सोचने की ताकत और आपके लड़ने की ताकत और आपके साइकोलॉजिकली, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कि अगर आपको मैं बता दूं, जैसे कि अगर आप एक पार्लियामेंट पर अटैक करते, तो उसको पार्लियामेंट का अटैक एक बहुत ही एक सिंबॉलिक एक सिंबोलिज्म इसको लेके आता है कि आपके देश की सबसे सिक्योर व्यवस्था को हमने खत्म कर दी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो गया है इसको यहाँ पे अब एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग रशिया देने की कोशिश कर रहा है काइव को कि हम यहाँ तक आ सकते हैं, और हमारा जो अगला वार है वो जेलेंस्की के ऊपर भी हो सकता है। एक बार पुतिन की स्टेटमेंट आई है जिसका मैं इसको यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ, जब ये चर्चा हो रही है इसके बारे में, कि इसको पुतिन ने बोला था कि हम जेलेंस्की को व्यक्तिगत हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम उसको स्ट्राइक नहीं करना चाहते। पर एक चीज साफ है, आपका जो प्रेसिडेंट ट्रंप है और यूरोपियन यूनियन है वो दोनों सेम पेज में नहीं है आज। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप जेलेंस्की को बिहेव करना चाहता है कि उसको एक पॉलिसी जो उसको यूएस की फॉलो करनी चाहिए, जेलेंस्की उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले वक्त में अगर जेलेंस्की को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक ऑल्टरनेटिव इसको रखा जाएगा, और वो रूस समर्थित होगा। हाँ, बिकॉज अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स की लाइन नहीं टो करेगा, अगर वो ट्रंप की बात नहीं मानेगा, तो जेलेंस्की इज नॉट इंडिस्पेंसिबल। और अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी अपना देखें, जहां जहां रिजाइन में अगर उनको लगता है कि वो चेंज कर सकते हैं और करना चाहते हैं, वो करते हैं। और इसीलिए ये पॉसिबिलिटी आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी चाहिए कि जेलेंस्की यूरोपियन यूनियन के साथ बेशक आज जुड़ा हुआ है, और विद इन यूरोपियन यूनियन ऑल्सो आप देखिए उसमें यूनिटी नहीं है। आज हंगरी और स्लोवाकिया अपने 70 to 80% एनर्जी और ऑयल रिक्वायरमेंट्स रशिया से ले रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया। और इसको यूरोपियन यूनियन अगर इसको बोलता भी है कि आपको इसको नहीं लेना चाहिए, बट हंगरी और स्लोवाकिया ले रहे हैं, बिकॉज ये ऐसे देश हैं, ये इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकते। जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया कि अगर आप एक 6 टाइम्स के कॉस्ट पे अगर आप ऑयल अपना लेंगे, तो अगर आपकी इकोनॉमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप नहीं लेंगे, आप वहां नहीं जाएंगे। और हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि इस जेलेंस्की की लड़ाई है या इसको अमेरिका की लड़ाई है। वो ये देखता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या सही है। आज ट्रंप अगर एक टैरिफ वॉर कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, वो नहीं वो कोई अपना जो अपने दोस्तों के ऊपर भी टैरिफ लगा रहा है और अपने एलाइज के ऊपर भी टैरिफ लगा रहा है, वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए सोच रहा है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम चीज जियोपॉलिटिकली एनालाइज करें, और खासतौर पे आपके चैनल पे जो बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को आगे लेके आता है, तो हमको ये समझना चाहिए कि
हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। अगर भारत अगर रशिया से ऑयल ले रहा है तो वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, तो उसको हमको कोई रोक नहीं सकता है। सिमिलरली अगर कुछ यूरोपियन कंट्रीज रशिया से अभी भी ऑयल ले रही हैं, तो उनको भी कोई भी उसको रोक नहीं सकता, बिकॉज वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि ये इसको लड़ाई जो मैं देखता हूं अभी, ये 3 से 6 महीने तक और चलेगी। यानी नुकसान अभी बड़ा हो सकता है। और आप नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, अब जो लोग दूर से इस युद्ध को देख रहे हैं या फिर जो खुद यूक्रेन में मौजूद हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि ज़ेलेंस्की का ये कौन सा नेशनल इंटरेस्ट है जिसमें लगातार लोगों की जान जा रही है। यूके देवनाथ सर, जो अभी राजन कोचर सर ने कहा कि अगला जो स्टेप हो सकता है वो ज़ेलेंस्की की जान को खतरा हो सकता है, और इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले टाइम में ऐसी कोई खबर सामने आती है तो, क्योंकि पुतिन जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं या जिस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, ज़ेलेंस्की लग रहा है कि सीरियसली नहीं ले रहे। अब ये बताइए, इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक हो गई, हमने अभी बताया भी, एक बच्चे और एक युवती की मौत हो गई, एक प्रेग्नेंट महिला और बाकी जो लोग हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, और ये तबाही लगभग हर दिन यूक्रेन देख रहा है। अगर इस हमले के बाद फौरन यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस की ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया, पुतिन चुप तो नहीं बैठेंगे, वो इसका भी जवाब देंगे, और मुझे लगता है पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक और खतरनाक ना हो। रत्ना जी, रूस की एयरफोर्स जो है वो यूक्रेन की एयरफोर्स से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूस की आर्मी जो है वो यूक्रेन की आर्मी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। और रूस की जो नेवी है वो यूक्रेन की नेवी से करीबन 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। वहां मैं ब्लैक सी की बात कर रहा हूँ और बाल्टिक सी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ उस लोकलाइज्ड एरिया में रूस की नेवी यूक्रेन की नेवी से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। तो अगर ज़ेलेंस्की चाहें तो यूक्रेन के ऊपर और भयंकर हमला कर सकते हैं, लेकिन भयंकर हमला करने से वो इसलिए अभी तक अपने आप को क्योंकि उनके मन में ये धारणा है कि यूक्रेन तो 1992 तक रूस का ही हिस्सा था, रूस का ही एक प्रांत था। बड़ी तादाद में रूस के लोग यूक्रेन में काम करते हैं। आज भी बड़ी तादाद में यूक्रेन के लोग रशिया में रहते हैं, रशियन सिटीजन हैं। बॉर्डर के उस तरफ और इस तरफ शादियां आज भी हो रही हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो पुतिन यूक्रेन को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, पुतिन यूक्रेन के लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। सिर्फ पुतिन का ये आकलन है कि उनका जो लीडरशिप है, ज़ेलेंस्की और 3-4 जो टॉप लीडरशिप हैं, वो अमेरिका की जाल में, अमेरिका के भ्रम में फंसा हुआ है। यूक्रेन बहुत ही प्रगतिशील देश था। 1992 तक रूस का जितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, खासतौर से डिफेंस का प्रोडक्शन, रूस में यूएसएसआर, सोवियत रशिया के डिफेंस प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर यूक्रेन में ही होता था। चाहे हम जो इंडियन आर्मी में टैंक खरीदे हैं या इंडियन एयरफोर्स में जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर विमान खरीदे हैं, ज्यादातर के कल पुर्जे इंजन यूक्रेन में ही बने। तो होता यह है कि यूक्रेन तब से अब तक आस्ते आस्ते उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो स्थिर रही या थोड़ा कम हो गई, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस कहां था यूक्रेन का? रशिया में। अब यूक्रेन की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो यूरोप में खपत नहीं लेती है, क्योंकि यूरोपियन देशों का जो डिजाइन, पेटेंटिंग और टेक्निकल सिस्टम है वो रशियन सिस्टम से थोड़ा अलग है, थोड़ा एडवांस भी है, थोड़ा ज्यादा मिनिएचराइज्ड है, थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। जबकि यूक्रेन की इंडस्ट्री अभी तक रशियन सिस्टम में है, जहां पे की ज्यादातर चीजें मशीन से होती हैं, मैकेनिकल होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कम होता है। तो रूस से टूटने के बाद यूक्रेन पिछले दशकों से यूरोप में अपना इंडस्ट्रियल सामान बेच नहीं पा रहा है। आज अगर मतलब जैसे समझिए एक वॉशिंग मशीन है, यूक्रेन अगर एक वॉशिंग मशीन बनता है वो रूस में तो इजीली बिक जाती है, लेकिन उस मेड इन यूक्रेन का वॉशिंग मशीन का यूरोप में कोई खरीदार नहीं है, क्योंकि यूरोप के जो बाजार हैं वो तो ताइवान, जापान के वॉशिंग मशीन से भरे पटे पड़े हैं। तो यूक्रेन की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। भविष्य में भी ये नुकसान चलता रहेगा, क्योंकि जब यूक्रेन को ये नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, जब यूक्रेन को ईयू का मेंबर नहीं बनाएंगे, तो बीच में जो आर्टिफिशियल बाउंड्री है पोलैंड और यूक्रेन के बीच में, वो ट्रेड का बैरियर तो रह जाएगा ना।
यूरोप से सामान आएगा यूक्रेन में, यूक्रेन से सामान जाएगा हाँ। यूरोप में। अगर वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं तो सेम टैरिफ खेलते रहेंगे उभय पक्ष। तो यूक्रेन तो लॉस यानी हारने टोटली लॉस में, और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की अगर अभी समझ में नहीं आया तो कब समझ में आएगा, क्योंकि लगातार तबाही यूक्रेन झेल रहा है। हाँ, रह कर पलटवार जरूर करता है, लेकिन इस बार भी ऐसा लग रहा है कि पुतिन पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ यूक्रेन पर पलटवार करेंगे। ये जो ताजा घटना है उसके बाद में। राजन कोचर सर, यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। प्रीशियस टाइम आपने निकाला, और सबसे अच्छी बात यह है कि आसान भाषा में, आसान शब्दों में जो आप अपनी बात कहते हैं वो व्यूअर्स को बहुत अच्छे से समझ में आती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।